नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सेबी के उस सर्कुलर के बारे में, जिसकी खबर आते ही पूरे मार्केट में जो है कई सारे क्वेश्चन्स आ गए, कई सारे सवाल उठने लगे कि आखिर इस खबर का मार्केट पर स्पेशली जो मिड कैप है और स्मॉल कैप शेयर्स हैं, उन पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो वो न्यूज़ बताते हैं जो सबको पता ही है और उसमें सेबी का जो सर्कुलर है एक नया वो भी जारी हो गया है। सेबी ने शुक्रवार को ये कहा दैट दैट सेबी कम अप विद अ न्यू सर्कुलर व्हिच टॉक्स अबाउट द री-एलोकेशन ऑफ द फंड्स फॉर मल्टी-कैप फंड्स. SEBI had said that multi-cap schemes should have a minimum 25% allocation each to large caps, mid caps and small caps. तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये खबर सुनते ही कि सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें अब मल्टी कैप फंड्स में भी अलग-अलग कैटेगरीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है और इस खबर को सुनते ही बहुत सारे क्वेश्चन सामने आ गए। इसके बाद रविवार को सेबी ने एक नया क्लैरिफिकेशन जारी किया। सेबी की तरफ से जो कोटेशन हुआ वो ये कि क्लैरिफाई किया गया सेबी की तरफ से कि मल्टी कैप स्कीम्स नीड नॉट टू चर्न देयर पोर्टफोलियोज बाय सेलिंग लार्ज कैप स्टॉक्स और बाइंग स्मॉल कैप्स इन मल्टी कैप स्कीम्स टू मीट द न्यू नॉर्म्स. ये एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन सेबी की तरफ से आया क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो गया था मार्केट में और सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब जो लार्ज कैप फंड्स है वहां से जो फंड मैनेजर्स हैं जो एमसीज हैं वो पूरा पैसा निकाल कर मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देंगे क्योंकि सेबी की तरफ से ये बात कही गई है. अब क्या ये पूरी खबर थी? इसे किस तरह से समझना चाहिए? सेबी ने ऐसा फैसला क्यों किया था? और आखिर लार्ज कैप जो फंड्स हैं, जो मल्टी कैप फंड्स हैं, जो स्मॉल कैप फंड्स हैं, वो क्या होते हैं? किस तरह के होते हैं? ये सब कुछ समझने के लिए आज हमारे साथ मिस्टर विकास पुरी उन्होंने जॉइन किया है। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका थैंक हमारे यू यूट्यूब चैनल में। थैंक यू तो विकास के बारे में बताना चाहेंगे हम कि ये 17 साल से जो है वेल्थ मैनेजमेंट एंड एसेट एलोकेशन इंडस्ट्री को संभाल रहे हैं, इनमें अपने सर्विसेज दे रहे हैं. विकास इज अ पार्टनर एंड वेस्ट जोन हेड विद कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स जो कि एक वेल्थ एडवाइजरी फर्म है और काफी सालों से इन्हें शेयर मार्केट के का भी अनुभव रहा है और फाइनेंशियल वर्ल्ड का, पर्सनल फाइनेंस का, वेल्थ मैनेजमेंट का, इन सभी एस्पेक्ट्स को बहुत ही नज़दीकी से ये देख रहे हैं। विकास सबसे पहले शुरू करना चाहूँगी मैं आपके साथ कि ये जो मल्टी कैप फंड्स की बात हो रही है, तो आखिर ये मल्टी कैप फंड्स होते क्या है? अगर एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे कि चलो सेबी ने एक नया रूल जो है वो लेकर आई, ठीक है? अब इसे कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर समझे कि ये मल्टी कैप फंड्स क्या होते हैं? क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं? तो सबसे पहले यही शुरू करते हैं कि मल्टी कैप फंड्स आखिर होते क्या हैं? सो इंदु एक स्टेप और पीछे चलते हैं. लेट मी गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप क्या है. बेसिकली ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है कि किसी भी कंपनी के जो फ्री फ्लोट रहता है, नंबर ऑफ शेयर्स है मार्केट में और उनका जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करके जो एक सम निकलता है, दैट इज कॉल्ड मार्केट कैप. जैसे रिलायंस, टीसीएस, ये लार्ज कैप कंपनीज है बिकॉज इनके नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ जो फ्लोट है, फ्री फ्लोट, वो बहुत हाई है और उनके शेयर का प्राइस भी अच्छा है. सो जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो, जैसे रिलायंस रफली 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप है उसका. अब रिलायंस का अगर मार्केट कैप करेंगे तो बहुत सारी मिड कैप कंपनीज, जो छोटी कंपनीज है, उन सबका कंबाइन करेंगे तो शायद रिलायंस तक नहीं पहुंच पाता है. सो जो बड़ी कंपनीज है उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दे आर लार्ज कैप कंपनीज. उसके बाद जो उनके फर्स्ट 1 to 100 कंपनीज जनरली लार्ज कैप कंपनीज हैं. उसके बाद 101 से आगे 250 कंपनीज जो है वो मिड कैप स्पेस पे कैटेगराइज की गई हैं. और फिर उसके बाद में जो थर्ड कैटेगरी है वो स्मॉल कैप फंड है. सो बेसिकली इट्स अ फंक्शन ऑफ योर फ्री फ्लोट मल्टीप्लाई बाय द प्राइस ऑफ द स्टॉक, और जो उसका वैल्यू निकलता है तो इट मेक्स यू अ मिड कैप, स्मॉल कैप और अ लार्ज कैप कंपनी. अब म्यूचुअल फंड क्या करते थे कि म्यूचुअल फंड्स ऑफरिंग देते हैं इन्वेस्टर्स को कि आप हमारे फंड्स में इन्वेस्ट करिए, ये हमारा लार्ज कैप फंड है. मतलब ये फंड सिर्फ बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा. फॉर एग्जांपल रिलायंस, टीसीएस, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इस तरह की कंपनीज में. फिर वो एक ऑफरिंग देते हैं कि चलिए अगर आपको इस कंपनी से हटके अगर थोड़ा सा जोखिम लेना है तो एक मिड कैप कैटेगरी है, आप उसमें इन्वेस्ट करिए.
जहाँ पे कंपनीज जो है वो रिलेटिवली इन बड़ी कंपनीज थोड़ी सी छोटी हैं, बट वो भी काफी बड़ी है। फॉर एग्जांपल स्टील स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या जी बिजनेस या इंडिया बुल्स हो गया, LIC हो गया, ये कंपनीज भी बहुत बड़ी है। बट जो मैं पहले कंपनीज की एग्जांपल दी उससे थोड़ी छोटी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। सो फंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि वो मार्केट अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से, मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए वो लार्ज कैप में जा सकते हैं, मिड कैप में जा सकते हैं, स्मॉल कैप में जा सकते हैं, या इवनली डिवाइड कर सकते हैं। देयर वाज अ फुल फ्लेक्सिबिलिटी। सेबी ने अपना रूल लाया है, उसमें क्या किया, सेबी ने एक कैप दे दिया कि आपको कंपलसरी 75% इक्विटी का एक्सपोजर होना चाहिए उस मल्टी कैप फंड में, जिसमें 25% लार्ज कैप कंपलसरी है मिनिमम, 25% मिड कैप कंपलसरी है और 25% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कंपलसरी है, और रिमेनिंग 25 बेस्ड ऑन मार्केट सिनेरियो आप अपना रीबैलेंसिंग कर सकते हैं पोर्टफोलियो, जिसको भी एलोकेट करना है, जो भी मार्केट कैप उसमें आप कर सकते हैं। ये जो कैप आया है उसकी वजह से थोड़ा सा एक नीजक रिएक्शन जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की तरफ से, इन्वेस्टर्स की तरफ से और डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से आया है कि ऐसा ये जो बाउंडेशन लगाया है या जो ऐसा कैप दिया है, इट इज नॉट हेल्दी। बिकॉज अब इसलिए अगर आज की डेट में इकोनॉमी की जो अगर आप हालत देख रहे हैं या जो बिजनेस की हालत देख रहे हैं, कितनी सारी कंपनीज या कितनी सारी इंडस्ट्रीज अभी वापस 50% अपनी एफिशिएंसी पे भी नहीं आ पाई हैं। कुछ इंडस्ट्रीज तो स्टार्ट ही नहीं हुई, जैसे आपकी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री स्टार्ट ही नहीं हुई, होटल इंडस्ट्री आपकी स्टार्ट ही नहीं हुई। सो पॉइंट इज दैट how will you force a fund manager to trim down your large cap component and invest into a mid or small cap component when market is not conducive? देखो सर, सवाल यही उठ रहा है कि मार्केट अगर लार्ज कैप फंड्स अगर है जिन पे भरोसा किया जा सकता है, उनसे पैसा निकाल कर आप स्मॉल कैप कंपनीज में, स्मॉल कैप फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करने की सलाह दे रहे हैं? सो सेबी का थॉट प्रोसेस की अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश करते हैं समझने की, सेबी को ये लग रहा था कि मल्टी कैप फंड्स का एक तो साइज बहुत बड़ा हो गया, बिकॉज अगर आपका खाली कुछ AMCs पकड़ लें तो एक सिंगल AMC हैज almost 30,000 crore AUM. Another AMC has some 15-16,000 crore AUM, then 11,000. So put together, अगर आप मल्टी कैप फंड्स को अगर आप पूरा जोड़ लें तो 1,45,000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है मल्टी कैप फंड्स का। सो सेबी ने क्या रियलाइज किया कि क्योंकि इनकी कोई कैप नहीं थी, तो मेजॉरिटी ऑफ दिस मल्टी कैप फंड्स वर सिटिंग एट लार्ज कैप फंड्स। तो 85% जो उनका कॉन्सेंट्रेशन था वो लार्ज कैप फंड्स में था। सो बाजार को अगर आप देखेंगे, कैपिटल मार्केट्स को, तो बीट लार्ज कैप फंड्स एंड मल्टी कैप फंड्स, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बहुत बढ़ रहा था, पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो गई थी। तो सेबी को भी ये लग रहा था कि सी क्या होता है, फंड मैनेजर ट्रैक बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, कि उस कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, अगर वो स्ट्रांग है, उसका आउटलुक अच्छा है, ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, तो दे विल गो एंड बाय दोज कंपनीज। बट सारी दुनिया ये वो स्टॉक्स 40 या 50 स्टॉक्स खरीदने लग जाएगी तो इररेशनल प्राइस हो जाता है स्टॉक का। और वो सभी कहीं ना कहीं रियलाइज कर रही थी कि देयर इज अ इररेशनल प्राइसिंग ऑफ दीज स्टॉक्स which are not in line with the actual performance of the company or the growth or the economic situation. But price irrational क्यों हो रहा है? Because of the concentration risk, और concentration की वजह से और polarization की वजह से वो भी रिस्की हो जाता है। Because if few companies are chased by the entire world और उसका प्राइस इतना भाग जाए कि वो उसके जो जिसको हम PE बोलते हैं या मल्टीपल्स बोलते हैं, वो उसके लाइफ टाइम हाई पे चले जाएं, तो वो भी इन्वेस्टर्स के लिए रिस्की है। सो सेबी डजंट वांट एनी इररेशनल प्राइसिंग, इसलिए सेबी ने ये रूल लाया। तो अब ये थोड़ा सा कैच 22 सिचुएशन हो गया कि एक तरफ आप रिस्क को कम करना चाहते हो कि लार्ज कैप फंड में कॉन्सेंट्रेशन या पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसका रिस्क कंपोनेंट कम करने के लिए एटलीस्ट जो मल्टी कैप फंड्स है उस पर हम ये रोक लगाए कि भाई आप 80% लार्ज कैप में नहीं बैठ सकते। आपका अगर मल्टी कैप फंड है तो यू शुड हैव मिड कैप, यू शुड हैव स्मॉल कैप फंड्स आल्सो इन द फंड। फंड मैनेजर बोल रहे हैं कि हम जबरदस्ती लार्ज कैप फंड्स को बेच के और मिड और स्मॉल कैप खरीदना शुरू हो जाए, जहां पे बैलेंस शीट अच्छी नहीं है, जहां पे इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, वो कंपनीज में हम बाय कर लें तो वो भी इररेशनल होगा। व्हाई शुड वी बाय अ मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी जस्ट बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन? एंड वी, और फिर होता क्या, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज के काउंटर बहुत इलिक्विड होते हैं, थोड़ा सा बाइंग आएगा, these companies can run up by 20-30% in just 3 to 4 trading sessions, which is again very risky because आप irrational price अगर किसी स्टॉक को दे रहे हो तो वो रिस्क जोन में चला जाता है। सो फंड मैनेजर रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि हमें मिड और स्मॉल कैप के लिए टाइम लिमिट मत दीजिए, लेट अस डू दैट विद द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी एंड द कंपनीज एंड वी विल डू दैट।
बट गिव अस सम मिडवे। तो अब इसमें मतलब रिसेंटली मिस्टर नीलेश शाह जो सीआईओ है, एमडी सीआईओ कोटक म्यूचुअल फंड के, वो एमफी के चेयरमैन भी हैं। तो heading that this thing talk with SEBI and they have written few pointers that ये हमारे concern है, वो आपका concern ये था, ये हमारे concern है, how we can arrive at a midpoint. It could be they can rename the company fund, so वो ESG fund में merge कर सकते हैं, या वो large and mid cap funds हैं उसमें वो merge कर दें, या there could be few fund managers who want to continue कि वो बोलेंगे हाँ ठीक है हम 25-25-25 का रेशो कर दें। जिनका फंड का साइज कम है, आई थिंक दे विल बी वेरी कंफर्टेबल। बट जिनका फंड का साइज, मतलब अगर आप सिर्फ ये देख लेंगे, अगर ये चर्निंग करनी पड़े तो 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में आएगा, विच विल टेक द स्टॉक्स टू अ वेरी इरेशनल प्राइसिंग। तो उस सब चीज को देखते हुए अभी बात चल रही है। हालांकि वो जैसा आपने बोला कि कोई भी एक रेगुलेशन या सर्कुलर आता है, सो एक इरेशनल बिहेवियर हो जाता है सब लोगों का, एक नी जर्क रिएक्शन आता है। और इनफैक्ट वी आर इन्वेस्टर्स ओनली कॉल्ड अस कि क्या करें, बंद कर दें, निकल जाएं, ये करें। तो हमने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं, कुछ करने की जरूरत है, बिकॉज मल्टी कैप में भी जो उनका पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ है, सो फंड मैनेजर्स हैव अ ह्यूज बास्केट ऑफ 60 to 70 stocks, so they will also see how to realign whether they want to move to a focused fund category or something. वो over a period of time समझ में आएगा। सर, आप जो बात कर रहे थे मिस्टर शाह का, कि जो बातें उन्होंने कही हैं, जो कंसर्न्स रेज किए हैं, उनमें मैंने ये भी बात पढ़ी कि उन्होंने ऐसा कहा कि अभी ये ज़रूरी नहीं है कि जो मल्टी कैप फंड्स हैं उनमें आप अपने जो रेशियो सेबी ने सजेस्ट किया है स्मॉल कैप का और मल्टी कैप मिड कैप का, उसके लिए हम लार्ज कैप फंड्स को बेच ही दें। तो ये जल्दबाजी करना भी गलत होगा, क्योंकि अभी ऐसा कुछ डिसीजन नहीं है, हमारे पास वक्त है और हम इसमें कुछ नए फॉर्मूलाज, नई चीजें लेकर आ सकते हैं। रिक्वेस्ट किया गया है सेबी को। तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है उनको भी थोड़ा पेशेंटली वेट करने की जरूरत है, या ना कि तुरंत डिसीजन लेने की कि विड्रॉ कर ले अपना फंड और तुरंत डर जाए कि अब ये क्या होने वाला है? जी नहीं, देखिए, मैं तो एवरी ईयर जनवरी में लिस्ट आती है कि लार्ज कैप टॉप 100 कंपनीज एंड देन 100 to 250 एंड सो ऑन। उसके एक महीने के बाद का टाइम मिलता है फंड मैनेजर्स को टू रीशफल और रीबैलेंस देयर पोर्टफोलियोज। दिस इज अ जनरल प्रैक्टिस। सो अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो फरवरी 2021 तक का टाइम है फंड मैनेजर्स को रीअलाइन पोर्टफोलियो करने के लिए, या वो जो भी स्ट्रेटजी वो डिसाइड करना चाहते हैं। So roughly we have 4-5 months with us or with fund managers. So they, I mean, see, I tell you what, एक बहुत सिंपल रूल होता है जो मैं सभी इन्वेस्टर से बोलता हूँ कि, और एनालॉजी के साथ बोलता हूँ कि जब बाहर खूब तूफान, बारिश, आंधी चल रही है तो घर वाले क्या बोलते हैं कि घर पे बैठिए शांति से, थोड़ा ठंडा होने दीजिए, एंड देन यू मूव आउट। करेक्ट। Same is the case with stock market when lots of volatility is happening. आज आप देखिए मिड कैप इंडेक्स एकदम से ऊपर की ओर गया, लार्ज कैप इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आया, सो वॉलेटिलिटी स्टार्ट हो गई मार्केट में। अब इस वॉलेटिलिटी में एज एन इन्वेस्टर अगर हम जाके अननेसेसरी चेंजेस करना शुरू कर दें खुद से, वी ट्राई टू बिकम फंड मैनेजर ऑन आवर ओन, व्हिच इज नॉट अ हेल्दी साइन। आई मीन, लेट द फंड मैनेजर्स हैंडल देयर सब्जेक्ट, आवर जॉब इज टू इन्वेस्ट एंड दे हैव गिवन यू। सी, जब हमने मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट किया अपना या लोगों का इन्वेस्ट करवाया, तो हमने उनको समझा के किया हुआ है कि मल्टी कैप का मतलब ये है कि फंड मैनेजर हैज द फ्लेक्सिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप फंड्स, स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप स्टॉक्स, और they can spread their entire investment into these market cap. So अब क्या हुआ कि यदि आप इन फंड्स का साइज देखेंगे 29,000 करोड़ या 16,000 करोड़ या 11,000 करोड़, जो 1,45,000 करोड़ इन फंड्स में आया पिछले कुछ सालों में, वो कहीं ना कहीं ये फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया होगा, उसकी वजह से इतना इनफ्लो उधर आया, और या लोगों की पसंद भी रही होगी कि हाँ हमें मल्टी कैप में आप लेके जाइए, हम प्योर स्मॉल कैप नहीं लेना चाहते, आप हमें मल्टी कैप एक्सपोजर दीजिए। बट क्या हुआ ऑफ लेट, स्पेशली ये जो पेंडेमिक हुआ और ये सब, सो एक फियर था, सब कुछ था, उसकी वजह से फंड मैनेजर्स ने भी अपना कॉन्सेंट्रेशन लार्ज कैप की तरफ कर दिया। सो 1,45,000 करोड़ के मल्टी कैप फंड्स में 75-80% कॉन्सेंट्रेशन जो था वो लार्ज कैप का हो गया। फिर लार्ज कैप फंड्स का खुद का भी एक्सपोजर प्योर लार्ज कैप में है तो वो भी हो गया।
नॉट ओनली म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट इक्विटी में भी जो स्टॉक्स में डायरेक्ट शेयर्स में लोग डील करते हैं, दे आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप कंपनीज. सो पॉइंट इज कि सेबी डजंट वांट के ये इस तरीके का इतना ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन कल को हो जाए कि सभी इन्वेस्टर उसके ट्रैप में आ जाएं. तो इसकी वजह से उन लोग सेबी ने ये रूल निकाला है कि आप इसको स्प्रेड करिए, तो मल्टी कैप को मल्टी कैप की तरह ही चलने दीजिए. सो ये सब की वजह से ऐसा रूल लगता है कि सेबी ने लाया है. सर एक और बात, कई बार हमने नोटिस किया, मतलब अगर हम हिस्ट्री पे देख के नजर डालें, कई सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो पहले मिड कैप स्टॉक्स ही थे, स्मॉल कैप स्टॉक्स ही थे, बट बाय द टाइम उन्होंने अपने आप में इम्प्रूव किया और आगे चलकर वो लार्ज कैप स्टॉक बन गए. तो फिर जब हमने देखी ये चीज, तो फिर हम जब मिड कैप और स्मॉल कैप का नाम सामने आता है, चाहे वो मल्टी कैप फंड में हो, चाहे नॉर्मली इन्वेस्टमेंट की ही बात हो, तो फिर इन्वेस्टर्स इतना क्यों घबरा जाते हैं? क्या वोलेटिलिटी एक रीजन है इसके पीछे, या फिर जो कंपनीज में ट्रस्ट का जो एक ट्रस्ट की एक बात होती है कि हाँ हमें स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, वो जो कंफ्यूजन रहता है कि क्या हमारा पैसा डूब जाएगा, ये एक डर बहुत बड़ी वजह है इसके पीछे. सी क्या होता है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब भी कोई एक न्यूज आती है तो उसका जो एकदम रिएक्शन आता है कि अरे सर्कुलर आ गया, सर्कुलर आ गया. सो आप पास वाले को बोलेगा तेरे को पता है सर्कुलर आ गया, वो उसको फोन करके बोलेगा आपको पता है सर्कुलर आ गया. अभी क्या सर्कुलर आ गया वो बात की बात है, कोई नोबडी वांट्स टू गेट इनटू डिटेल्स कि सर्कुलर आ गया है. अब वो सर्कुलर आ गया ऐसा हो गया कि मतलब ये इट्स अ कजन ऑफ कोरोना कि आ गया अभी आ गया ये. सो पीपल डोंट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द सर्कुलर कि क्या सर्कुलर है, उसमें टाइम फ्रेम कितना. इसीलिए शायद आप एक एफर्ट कर रही हैं कि आपने कोशिश की है कि इन्वेस्टर्स को एडुकेट किया जाए कि ये क्या है, फॉर दैट वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम. सो आपके माध्यम से आई वुड लाइक टू टेल द व्यूअर्स के सर्कुलर ये बोल रहा है कि फ्लेक्सी कैप फंड या मल्टी कैप फंड जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आज की डेट में मोस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स ने लार्ज कैप की तरफ बाइंग करके रखी है, और सेबी चाहता है कि आप उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट करिए. और 25-25 के 3 हमने आपको दे दिया कि 25% स्मॉल कैप स्टॉक्स लीजिए, 25 आप मिड कैप लीजिए और 25 लार्ज कैप लीजिए, और रिमेनिंग 25 जहां भी आपको मन करता है आप वहां इन्वेस्ट करिए. म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ये इस चीज से नहीं परेशान है, वो इस चीज से परेशान है कि आज का सिनेरियो इज नॉट कंड्यूसिव टू ट्रिम डाउन लार्ज कैप एंड बाय स्मॉल कैप कंपनीज. तो उनका ये कहना है कि हम ये कर सकते हैं, करने के लिए तैयार हैं, या हमारा इनिशियली जो प्रोडक्ट हमने डेवलप किया था इसी इंटेंशन से किया था, बट आज का सिनेरियो वो हमें अलाउ नहीं करता बिकॉज वी डोंट वांट टू बाय कंपनीज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर सर्कुलर. सो गिव अस इनफ टाइम. उसके लिए सेबी ने ऑलरेडी उनको फरवरी 21 तक का टाइम दिया हुआ है और टॉक्स आर ऑन. तो आगे बात करके जो बीच का रास्ता निकलेगा या सेबी जो बात मानेगा फंड मैनेजर्स की, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की, asset management companies have their rationale, they have their data points, they have points to convince SEBI, and SEBI has their own data points. उन्होंने कोई उनकी ऑब्जर्वेशंस रही होंगी जिसकी वजह से उन्होंने ये सर्कुलर लाया है. और इसका एक मिडवे जो निकलेगा वो आने वाले टाइम में 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में या 1 महीने में कुछ ना कुछ अच्छा सोल्यूशन निकल के आ जाएगा. उसमें फिर इन्वेस्टर्स को चॉइस दी जाएगी whether you want to do this or companies offering you to merge, or if you want you can take your money back, और वी आर चेंजिंग द नेचर ऑफ दिस फंड. ये रहेगा मल्टी कैप फंड, लेकिन हो सकता है हम इसको फोकस्ड फंड बना दें जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक 60-70 की जगह में 30-32 स्टॉक्स रहेंगे, या हम इसको लार्ज एंड मिड कैप फंड जो है हमारा उसमें हम मर्ज कर दें. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स विल, सो ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, लॉट्स ऑफ थॉट विल गो बिहाइंड इट, एंड देन दे विल कम अप विद अ सॉल्यूशन और वो आ जाएगा. सो माय ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल इन्वेस्टर्स इज दैट don't get panic that circular आ गया है, but circular is a notification or it is a proposal by SEBI which fund managers are now evaluating. But अभी क्या होता है कि सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है that you know you have multiple channels of information. So Twitter से और LinkedIn से और YouTube से और news everything you start getting WhatsApp messages that circular आ गया. So it's a humble request to all investors that आपने ही एक फ्रीडम से डिस्ट्रीब्यूटर्स को या एडवाइजर्स को या फंड मैनेजर्स को पैसा दिया था कि हाँ ये मल्टी कैप फंड है जो अलग अलग मार्केट कैप में डाल सकता है. सो लेट देम ऑफर यू समथिंग
इफ यू डोंट लाइक, यू हैव दी, सी बास्केट में बहुत सारे फंड है म्यूचुअल फंड्स वालों के पास में, लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, प्योर स्मॉल कैप भी है, थीमेटिक फंड्स भी है। तो यदि आपको लगा कि हाँ अब ये इस कैटेगरी का कुछ मायने नहीं रह गया, so then you have the alternative and you can give your consent for whatever offers you get from the fund houses. करेक्ट, आपने बहुत सही बात कही कि ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हर जगह से आ रहा है, और आते ही हमें ये मार्जिन प्लेज मार्जिन वाले केस में भी देखा कि Oh जैसे yes. ही सर्कुलर आया तो एक नेगेटिविटी जो है वो फैल गई। ऑल्दो द स्टेप वाज वेरी गुड फॉर द मार्केट्स, फॉर द एएमसी एंड फॉर द ऑब्वियसली ट्रेडर्स आल्सो, It was a बट very good step. Yes, yes, I agree with you. यस, सो जो एक नेगेटिविटी है वो बहुत जल्दी फैल जाती है और जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं कि ऑल्दो जो अथॉरिटी है वो उनकी भलाई के लिए बनाई गई है, पर इसको क्वेश्चंस बहुत जल्दी लोग करना शुरू कर देते हैं। अब खैर, आपने बहुत अच्छे से समझाया है और हमें उम्मीद है कि लोगों को काफी मतलब तरीके से बात समझ में भी आएगी और लोग परेशान होना कम हो जाएंगे। सर, आप ही से अब एक और चीज समझना चाहूंगी कि जब हम परफॉर्मेंस वाइज देखते हैं लार्ज कैप को, मिड कैप को, स्मॉल कैप को, या फिर हम मल्टी कैप की ओवरऑल बात करें, जैसे आपने बताया कि फंड ने अच्छा किया है तभी इतना बड़ा फंड बन गया है, तो अभी एट प्रेजेंट आप किस तरह से देखते हैं इसका परफॉर्मेंस मल्टी कैप का, और अगर आप कंपैरिजन करें बाकी फंड से तो आप इसको कहाँ पाते हैं? आपको लगता है कि ये एक फंड है जहां पर अभी भी इन्वेस्टर्स को बना रहना चाहिए पैंडेमिक को देखते हुए, ग्लोबल अनसर्टेनिटी को देखते हुए? सी क्या होता है जब मार्केट सिनेरियो इज वेरी बैड लाइक पेंडेमिक एंड ऑल, सो जनरली मार्केट जो अभी चली भी है, सो सब लोग बोलते हैं कि हर जगह बिजनेस बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया और स्टॉक मार्केट तो भागती जा रही है, इसका कोई रैशनल नहीं है। तो रैशनल क्या होता है स्टॉक मार्केट का कि जब लॉकडाउन हुआ, सो मार्केट प्लेयर्स को ये लग गया कि लॉकडाउन हुआ, बिजनेसेस बंद होंगे और काफी सारा अफेक्ट होगा इकोनॉमी को। तो स्टॉक मार्केट हमारी गिर के निफ्टी 7,600 के आसपास आ या 7,500 के आसपास आ गया। तो मार्केट ने उसका प्राइस दे दिया कि आपका बिजनेस अफेक्ट होगा, अब साल भर का बिजनेस नहीं आपको मिलेगा, रफली आपके 6 महीने गए। तो 6 महीने गए के हिसाब से उन लोगों ने प्राइस प्राइस क्रैश देखा आपने। फिर क्या होता है कि न्यूज आना मार्केट में और मार्केट का रिएक्शन हमेशा इन सिंक नहीं होता है, मार्केट बिहेव्स इन एडवांस। फिर उसके बाद में तो मार्केट इतनी गिर गई, लोग डर गए कि मार्केट खत्म हो गई, इकोनॉमी बंद हो गई, सब कुछ हो गई। और जो लोग डर के मारे अभी बाहर निकल रहे थे, भाग रहे थे मार्केट से, देर आर पीपल हु हैव द इनफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, रिसर्च एंड एवरीथिंग कि उनको ये समझ में आ गया कि सेंट्रल बैंक्स आएंगे और स्टिमुलस देंगे, पैकेज देंगे, कंपनीज को संभालने की कोशिश करेंगे। तो जैसे यूएस, यूरोप में सेंट्रल बैंक्स ने खूब मनी प्रिंटिंग किया, इंडिया में आरबीआई ने आया, ओएमओज किए, एलटीआरओज किए, टीएलटीआरओज किए, काफी कुछ करके लिक्विडिटी इंक्रीज की, इंटरेस्ट रेट्स को कम किया ताकि लोग अपना रीअलाइन करें, बिजनेसेस को जो भी कर सकते हैं वो करें। वो मनी फ्लो की वजह से मार्केट भाग गई। अब लोगों को ये लगता है कि मार्केट इतनी भाग गई, अब तो इकोनॉमी तो अभी भी सुधरी नहीं है, तो अब यहाँ से वापस एक क्रैश होगा। तो एक क्या होता है कि फियर हमेशा ड्राइव करता है इमोशंस को। अब हम परफॉर्मेंस जो आपने क्वेश्चन पूछा, सो हुआ क्या कि जब मार्केट वापस लिक्विडिटी की वजह से आने लग गई तो सबसे पहले लोग सेफ हेवन ढूंढते हैं। तो लॉट्स ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स और स्टॉक्स सॉ द सेलिंग, और कंसंट्रेशन या पोलराइजेशन लार्ज कैप फंड्स की तरफ हो गया। सो इसलिए आप देखो रिलायंस, एचडीएफसी, एशियन पेंट्स और टीसीएस, ऑल दीज कंपनीज हैव डन रियली गुड। तो अब उसकी वजह से लार्ज कैप फंड्स ने अच्छा किया जब ये रिकवरी हुई 7,600 700 निफ्टी से लेके और वापस 11,400 500 तक की। तो लार्ज कैप कंपनीज ने बहुत अच्छा किया, तो इसलिए आपके लार्ज कैप फंड्स ने अच्छा किया, फॉलोड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ मल्टी कैप फंड्स। व्हाई? बिकॉज फंड मैनेजर्स ने मेजॉरिटी ऑफ देयर फंड्स वर skewed towards large caps. So in a way they were a sort of pseudo large cap funds only, or replica or behind the scenes you can say, जिसकी वजह से उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा बॉटम है इकोनॉमी का और वापस ट्रैक पे आने लग गया है, अब लिक्विडिटी भी आ गई है, इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे है, मनी फ्लो भी आ गया है। लास्ट 5-6 मंथ में अगर आप देखेंगे सीडीएसएल का डेटा, तो आई थिंक 30-40 लाख के ऊपर नए इक्विटी अकाउंट्स खुले हैं। आपका अदर एसेट क्लास में अगर पैसा मूव नहीं हो रहा है, जैसे आपका एफडी रिटर्न्स आर वेरी लो, तो ये लगता है कि 5.5% लेके क्या करेंगे।
तो जो आदमी रिस्क लेने वाला है, कम रिस्क वाला है, वो इन्वेस्टर भी सोचता है चलो स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं, 8-10% तो रिटर्न शायद आ जाए इसमें। सो मनी फ्लो जिस तरीके से बन रहा था उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, एक ट्रेंड क्या था कि लार्ज कैप का रिटर्न के बाद में थोड़ा थोड़ा मिड कैप की भी रिकवरी दिख रही थी। अब कुछ सिनेरियो में मल्टी कैप फंड्स में मिड कैप का भी एक्सपोजर था, तो मिड कैप मल्टी कैप वहां भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस दिखाएगा। माय पॉइंट वाज दैट लार्ज कैप की परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छी रही, मल्टी कैप की परफॉर्मेंस अच्छी रही बिकॉज they were concentrated towards large caps and some exposure was in mid caps, and off late mid caps had started doing good. तो mid cap का लास्ट जो अभी समझ लीजिए रैली जो लास्ट के 1000 पॉइंट रैली जो हुई है उसमें मिड कैप अच्छा रिकवर हुआ है। अगेन वही हो गया कि लिक्विडिटी ड्राइव कर रही थी उसको, तो लिक्विडिटी ड्रिवन इंटरेस्ट था इन्वेस्टर्स में, सब लोग भाग रहे हैं शेयर्स लेने के लिए, तो वो थोड़ा सा रिकवरी कर गए। सो परफॉर्मेंस वाइज अगर अब पेंडेमिक के बाद की या जब से शुरू हुआ तब से सिनेरियो देखेंगे तो लार्ज कैप हैज डन फेयरली वेल फॉलोड बाय मल्टी कैप। सर अब सेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इस चीज को कि जैसा हमने देखा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी परेशानियां भी झेली, पिछले साल भी इस साल भी। आईएलएनएफएस वाला जो केस आया था सामने, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठे कि ये इतने बड़े बड़े जो फंड हाउसेस हैं किस बेसिस पर अपने फंड्स क्रिएट कर रहे हैं, कहाँ पैसा जा रहा है, कितने लोगों का पैसा डूब रहा है, बहुत कंसर्न्स उठे। जबकि म्यूचुअल फंड सही है हम सब कहते आए हैं, लेकिन फिर ये भी क्वेश्चन उठ गया कि क्या सही में म्यूचुअल फंड सही है, क्या अपना पैसा म्यूचुअल फंड में आंख मूंद कर लगा देना चाहिए, ये सारे में बहुत सारे क्वेश्चन उठे। क्या सेबी को ये चीज अब रियलाइज हुई है कि म्यूचुअल फंड में भी और बहुत सारे रेगुलेशंस करना अभी बाकी है, ये सुधार जरूरी है, इसलिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? सी क्या होता है, जैसे सचिन थे, खेलते थे तो हर बार एक नए तरीके से आउट होते थे, सो पुरानी गलतियां वो नहीं रिपीट नहीं करते थे। वैसे ही सेबी क्या होता है कि सेबी के लिए भी लर्निंग है, हमारे लिए लर्निंग है, बिकॉज वर्ल्ड मार्केट का सिनेरियो 6 महीने में कुछ और था, अभी कुछ और हो गया है। नोबडी हैड एंटिसिपेटेड पेंडेमिक, राइट? तो क्या होता है कि सेबी के लिए भी कुछ चीजें नई होती हैं, मतलब कि अच्छा ये चीज आ गई है, इसकी वजह से अभी ट्रेंड ऐसा हो गया, लेकिन ये जो ट्रेंड बन रहा है इट इज नॉट हेल्दी फॉर इन्वेस्टर्स, तो हमें बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा। सो सेबी ने अभी जो इंटरवीन किया इसीलिए किया है कि पोलराइजेशन इतना ज्यादा हो गया और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इतना बढ़ गया था कि कल को इन्वेस्टर्स बोलेंगे अरे यार हमने तो अच्छी कंपनीज में पैसा डाला था, वो भी नेगेटिव रिटर्न दे गई। कल को कुछ सेल ऑफ आता है और बड़ी कंपनी में बहुत ज्यादा सी जितना इनफ्लो आएगा, जब आउटफ्लो होता है तो उसी क्वांटम का आउटफ्लो होता है। ये तो ऐसा होगा कि फर्स्ट स्टोरी से गिरेगा जो आदमी, उसको जितनी चोट लगेगी, सेकंड स्टोरी पे अगर कोई चढ़ गया तो वहां से ज्यादा लगेगी। तो इसीलिए ये था कि जब आपका रिटर्न बहुत हाई होने लग गया था और अनप्रेसिडेंटेड और इरेशनल प्राइसिंग मिलने लग गई स्टॉक्स को, तो उसके बाद जब कभी किसी वजह से सेल ऑफ हुआ तो उसका सेल ऑफ भी उतनी स्पीड से और उतने जोर से होगा। सो सेबी हैज इंटरवीन्ड ओनली टू काउंटर दिस सिचुएशन कि कहीं ऐसा ना हो ओवर पोलराइजेशन ऑफ मार्केट। अगर आप यूएस की मार्केट देखेंगे, यूएस इज आल्सो मूविंग टुवर्ड दैट डायरेक्शन, बिकॉज अगर आप एप्पल या टेस्ला या 8-10 ऊपर की जो कंपनी टेक कंपनीज हैं इनको ले लेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ यूएस मार्केट इज बीइंग ड्रिवन बाय दीज कंपनीज। सो देयर इज अ कंसंट्रेशन रिस्क इन यूएस मार्केट्स आल्सो, इज नॉट इवनली स्प्रेड। तो ये एक ईयर था जिसमें सेबी ने आके इंटरवीन किया, और फिर अगर कुछ नहीं करे तो कल को वो कोई बोलेगा कि सेबी ने कोई एक्शन नहीं लिया। They were not proactive. That's very important to understand कि सेबी ने अगर ये स्टेप लिया है या लेना चाहते हैं तो what is the thought behind it, and SEBI will also now listen to fund managers and asset managers that what are your real concerns, and let's see if we can address those concerns, and then both of us can work in sync towards our final goal. And final goal क्या है? इन्वेस्टर्स के पैसे को बचाना। अब जब जैसे आईएलएफएस की बात की आपने और या दूसरा कोई इशू आ गए, fund managers or asset management companies follow certain guidelines or certain rules or certain research parameters. So if they were going by the rating of the company, so they were following the rationale given by the rating agencies. So here asset management companies are not to be questioned. I think it's a question about the credit rating companies. So they should have delved into the details, और वो अच्छी तरीके से अगर उनको पहले से देख लेती हूँ
तो शायद ये वाली प्रॉब्लम नहीं आ सकती थी। बहुत केसेस में इन्वेस्टर्स ये पूछते हैं कि पेंडेमिक हो गया और फंड मैनेजर्स ने एग्जिट नहीं किया, मार्केट क्रैश हो गई और फंड्स में से आप निकले नहीं। बट फंड मैनेजर्स का एक क्राइटेरिया है, अपने मर्जी से घर पे बैठ के कोई भी डिसीजन नहीं लेता है, बिकॉज दे फॉलो अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी ये थी, दे वर फॉलोइंग डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस कि डब्ल्यूएचओ क्या बोल रहा है। बिकॉज एंड ऑफ द डे अगर आप एक पेंडेमिक है, उस पेंडेमिक का क्या इफेक्ट है, वो क्या है, उसकी क्या इंफॉर्मेशन है, वो बगल वाले किसी डॉक्टर को पूछने से अच्छा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम डब्ल्यूएचओ केप्ट सेइंग कि नहीं, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट अ पेंडेमिक। तो इनिशियल टोन उनका वैसा ही था, उसी को वो फॉलो कर रहे थे हमारे यहाँ के एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, फंड मैनेजर्स। तो अब ऑल ऑफ ए सडन डब्ल्यूएचओ बोलता है कि नहीं ये पेंडेमिक है, यस वी एक्सेप्ट इट्स अ पेंडेमिक, बट तब तक डैमेज हो गया था। तो वी कैन नॉट fully blame the fund managers also, because they have certain set guidelines and rules, regulations, research, and they have to follow that. अगर कोई सिस्टम के बिना अपनी मर्जी से करते रहेंगे तो फिर वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। सो फंड मैनेजर ने गाइड किया लोगों को कि अगर मार्केट में सेल ऑफ आ रहा है तो डोंट पुट इंटायर मनी एट वन गो। अगर आपके पास कैश है, एसटीपी रूट या एसआईपी रूट से आइए। और अगर आप एग्जिट करना चाहते थे और अगर नहीं कर पाए एग्जिट, तो बने रहिए, मार्केट विल रिकवर। और वो हुआ 4 से 5 महीने में लगभग मार्केट हमारी 80-90% रिकवर हो गई। सो ये भी इट इज द सेम सिचुएशन दैट यू नो व्हेन पीपल बिहेव इररेशनली और बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, नीजक रिएक्शन आता है, तो फिर वो इस वोलेटिलिटी के जो तूफान है उसमें वो फंस जाते हैं। तो बेस्ट वे इज जस्ट सिट क्वाइट, let this dust settle, let the actual guidelines and the final decision comes, and then take an informed decision. So that is my submission here. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, जैसा आपने बताया कि गाइडलाइंस हम डब्ल्यूएचओ की मेंटेन कर रहे थे, उसके बाद हमें पता चला कि ये पैंडेमिक है, कम्युनिटी ट्रांसफर हो रहा है इंडिया में, और पीक कहाँ पर है वो भी अभी पता नहीं है, दिन पर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो सिचुएशन जो है वो वर्स्ट होती जा रही है। इकोनॉमी, जीडीपी आंकड़े देख लीजिए, इन्फ्लेशन देख लिए, कहीं से भी हमें कोई अच्छी खबर जो है वो ट्रिगर नहीं करती हुई नजर आ रही है। Despite the fact that markets are doing good, because you know sometimes the global markets are doing good, sometimes Asian markets are doing good, so we are following their footsteps. So यहाँ पर अब एक कंसर्न आपको क्या लगता है इंडियन मार्केट के हिसाब से जो राइज कर रहा है और जो आगे भी एक चैलेंज बन सकता है, और सेम कंसर्न म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए भी आपको लगता है कि हो सकता है? So ऐसे केस में क्या होता है कि जब किसी टारगेट या गोल के लिए अगर इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है, यदि हम एज एन एडवाइजर हमने बोला कि सर आप ये इन्वेस्ट करिए विद अ व्यू ऑफ 3 years और 4 years, यू विल गेट अ गुड रिटर्न। अब 2017 में इन्वेस्ट किया या 16 में इन्वेस्ट किया और हमने उनको बोला सर 3 से 4 साल का होराइजन है, आपका बड़ा अच्छा रिटर्न बन जाएगा, और 3 या 4 साल के बाद में उनका रिटर्न इज ऑलमोस्ट इधर नेगेटिव और एट पार और मार्जिनली अप बाय 4-5%। सो हुआ क्या कि जो भी ये सब कार्नेज हुआ, इसकी वजह से अब आपका जो टारगेट है वो इट इज एक्सटेंडेड बाय अनदर 2-3 years. First of all, nobody can time the market, nobody can predict the future. But what we can do is we can take a corrective measure कि हम क्या कर सकते हैं उसको। तो हम इन्वेस्टर्स को ये बोलते हैं कि आपको हमने 3 से 4 साल का होराइजन बोला था, उसको आप एक्सटेंड करके अनदर 1 to 2 years का और लेके चलिए, यू विल एंड अप मेकिंग मनी फॉर श्योर। अब जो भी आप बोल रही हैं कि इकोनॉमी की हालत खराब है, बिजनेसेस अच्छा नहीं कर रहे, सब कुछ हुआ है, बट क्या होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स। फॉर एग्जांपल, आज आप बैंक में जाएं और बोलें कि मेरे को हाउसिंग लोन चाहिए, 7% हाउसिंग लोन मिल रहा है, एंड few banks are offering housing loan at 6.85% also. Okay. Now आप बोलेंगे कि लोगों की जॉब जा रही है, बिजनेस बंद हो रहे हैं, तो 6.85 पे या 7 पे तो कौन लोन लेगा? लेंगे फार्मा कंपनी में जो जॉब करते हैं वो लेंगे। आपका ऑटो सेक्टर में जो जॉब करते हैं, बिकॉज ऑटो सेक्टर इज रिवाइविंग, बिकॉज छोटे शहरों में या बड़े शहरों में लोग सोच रहे हैं कि प्राइवेट व्हीकल यूज की जाए, अपना 2 व्हीलर यूज करूंगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करूंगा, अपनी कार में ऑफिस जाऊंगा या अपने बिजनेस में जाऊंगा। तो समवेयर इट इज गिविंग रिवाइवल टू ऑटो इंडस्ट्री। आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री का यूसेज देखिए कितना बढ़ गया है कि पूरा टॉक टाइम, डेटा यूसेज सब बढ़ गया है। तो
your data industry is doing good, agricultural consumption companies are doing good. Okay, there are few sectors जिनको impact नहीं हुआ है, या हो सकता है उनका business बढ़ गया किसी वजह से. आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. There are very small companies which are into OTP generation business. I don't want to name the companies or stock price because हमारा वो इस समय पर्पस नहीं है, but the companies का जो OTP generation आप देखेंगे वो कितना बढ़ गया है. तो these companies are given return 5-6 times in last 4-5 months. My point is कि ये जब इतना सब कुछ होता है, उसमें से कुछ चीजें नई इमर्ज करके आती हैं. तो होता क्या है कि इकोनॉमी को कुछ सेक्टर्स धीरे धीरे संभालने की कोशिश करेंगे. आज अगर आप देखेंगे IT इंडस्ट्री इज गिविंग 10-20 ईयर ब्रेकआउट. सो इफ यू सी HCL, विप्रो और इंफोसिस, ऑन दिस कंपनीज, बिकॉज ये अलग से बता रहे हैं कि इनके फिक्स्ड एक्सपेंसेस नीचे आ गए. वर्क फ्रॉम होम में इनका मॉडल बहुत अच्छा काम कर रहा है. सो दे माइट कंटिन्यू work from home model. Like TCS said, 75% they will continue with the work from home model, which means it is adding to their bottom line. So IT sector might give you a very surprise, like big surprises. So at least start यहाँ से होगी. ये जो लोग कंपनीज में काम कर रहे हैं या जिनका अच्छा चल रहा है, वो हो सकता है उनको लगे कि हाँ यार, अब प्रॉपर्टी प्राइसेस शायद मेरा बजट 1,25,25,000 या 1,30,00,000 का था और 1.5 में मिलता था, अब शायद मिल जाए. और इंटरेस्ट रेट मेरा जो 50 लाख की EMI मतलब लोन लेता, वो EMI जो मेरी 45,000 या 48,000 होती, वो आज की डेट में 40 हो जाए. तो आई कैन, तो कहीं से थोड़ी सी शुरुआत होगी, फिर उसका एक डोमिनोज इफेक्ट होता है जो दूसरों पे बेनिफिट आता है. तो बाय द टाइम अगर इफ वी sail through from this problem another 5-6 months, if there is a vaccine, उसके बाद तो फिर वो दूसरे सेक्टर्स उसके साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाएंगे. So मैं तो ये नहीं बता रहा हूँ कि बहुत रोजी पिक्चर है. I fully agree with you that we are going through a very painful period, but I'm saying there are sectors, there are companies who are doing good, और वो हमें आज की डेट में संभालेंगे. तो जब हम वो हमें संभालेंगी तो धीरे धीरे दूसरे सेक्टर्स जब अपना बिजनेस नॉर्मल होने लग जाएगा या कैपेसिटीज बिल्ड होने लग जाएंगी, दे विल जॉइन हैंड, एंड मे बी 2 years डाउन द लाइन देन वी विल सी अ ब्रॉड बेस्ड रैली दैट हर एक सेक्टर, हर चीज नॉर्मल हो गई, हर चीज चलने लग गई है. और फिर क्या होता है कि जब भी इस तरह के रिसेशंस आते हैं और जब रिकवरी का एक सिनेरियो स्टार्ट होता है, तो सेंटीमेंट भी पॉजिटिव होना शुरू होता है. तो वो जो स्पीड ऑफ रिकवरी होती है, इट इज वेरी फास्ट. सो समटाइम्स 3 साल का जो एक स्लैक पीरियड है, वो 8 से 9 महीने में, मतलब 3 साल का 3 क्वार्टर में आप उसको कवर कर सकते हैं. फ्रॉम कैपिटल मार्केट्स पॉइंट ऑफ व्यू आई एम टॉकिंग अबाउट. तो मेरा कहना यही है कि yes, we are going through a tough time, but there are few sectors which are doing good, and from maybe they will spearhead the growth. वो आगे लीड करेंगे और बाकी फिर उनको फॉलो करेंगे. Okay. सर, एक और क्वेश्चन यहाँ जानना चाहूंगी. दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन ऑब्वियसली, बट आई वुड रियली वांट टू नो कि आपके हिसाब से वो कौन से स्टॉक्स थे मिड कैप में, स्मॉल कैप में, जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया और जो आगे भी अच्छा परफॉर्म करते हुए आपको लगते हैं. ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू आप हमारे साथ शेयर करें. So it's again, as I said, it's not a stock recommendation, but जैसे अगर आप देखेंगे IT enabled जो सर्विसेज हैं एंसिलरी बिजनेस में जो है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है. जैसे मैंने बोला, कुछ कंपनी OTP जनरेशन में थी, या डेटा में थी, या क्लाउड कंप्यूटिंग में थी, या आपका IT enabled सर्विसेज जो होती हैं उसमें. अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल दैट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, most of I mean world rather, ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गई, बच्चों के स्कूल सबके ऑनलाइन स्टार्ट हो गए. प्रैक्टिकली इफ यू सी माय हाउस, मुझे ही जरूरत पड़ गई कि मेरे को बच्चे के लिए लैपटॉप लेना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन नॉट टेक माय ऑफिस लैपटॉप विद माय चाइल्ड. ओके, तो मेरे घर पे मुझे लैपटॉप चाहिए होगा या मेरे बच्चे को चाहिए. इसी तरह के दूसरे लोगों के घरों में भी सबको बच्चों के लिए लैपटॉप चाहिए, वाइफ को अपने बिजनेस के लिए चाहिए या जॉब के लिए चाहिए. तो अगर आप देखेंगे जितनी भी लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, they were flooded with buying interest. Yes, sir. तो वो हुआ.
वो ऑब्वियसली जो जो इस लिस्टेड स्पेस में कंपनीज होंगी जो लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग करती हैं या लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग में कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती हैं, उनकी डिमांड तो बढ़ी है। वैसे करेक्ट। ही वैसे ही छोटी कंपनीज, फॉर एग्जांपल आपके स्टेपल्स का बिजनेस है जो डाइट मतलब ग्रोसरी एंड ऑल। तो यदि अगर आप देखते हैं बड़े शहरों में, बीट बिग बास्केट, ऑल्दो दीज आर अनलिस्टेड कंपनीज, बट आई एम सेइंग बिग बास्केट हो गया या आपका डी मार्ट हो गया, ये कंपनीज में आप डिमांड देखें किस हिसाब से आने लग गई थी। लोग स्टॉकिंग कर रहे थे कि अगर आप कोई भी चीज बुक करते हैं तो 5 से 6 दिन से पहले डिलीवरी नहीं मिल रही थी। उस केस में वो छोटी कंपनीज जो सिमिलर बिजनेस में है वो अपने लोकल एरिया में अच्छा ग्रो कर रही थी। तो देयर करेक्ट आर सर। मेनी। सो अब क्या होता है कि पेंडेमिक में कंपनीज इफेक्ट वो हुई हैं जिनकी या तो सेक्टर बिल्कुल उनका तहस नहस हो गया। फॉर एग्जांपल अब भी कंपनी लाइक पीवीआर, उनकी पूरी मल्टीप्लेक्सेस की चेन बंद पड़ी हुई है अभी तक। वेरी गुड कंपनी, कैश मतलब बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है उनकी, लेकिन अगर बिजनेस ही नहीं शुरू होगा 6 महीने 8 महीने के लिए, तो वो स्टॉक की परफॉर्मेंस को कब तक वो वहां तक लेके जा सकते हैं, राइट? सही बात। On the other hand, the companies which are into OTT platform, उनका बिजनेस निकल पड़ा, सब्सक्रिप्शन बढ़ने लग गई उनकी। फॉर एग्जांपल अगर आप Z5 इंडिया में लेते हैं, Z5 ले लेते हैं या आर्ट बालाजी ले लेते हैं, जी सर। तो these are listed companies. So इनकी वन लेग ऑफ बिजनेस इनका एकदम शूट अप करने लग गया बिकॉज सब्सक्रिप्शंस बढ़ रही हैं। सो आई एम सेइंग इट्स लाइक somebody's loss somebody's gain. So ऐसे सेक्टर्स में हाँ, सो एंड माय लास्ट पॉइंट इज कि इट इज नॉट अबाउट बिगर कंपनी और स्मॉलर कंपनी, इट इज अबाउट सेक्टर पर्टिकुलर। कि अगर एक सेक्टर बिल्कुल ही बर्बाद हो गया तो उसमें चाहे वो बड़ी कंपनी थी या छोटी थी, सबने उसको झेला है। एंड सिमिलरली अगर कोई सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है तो उसमें उस सेक्टर की कोई छोटी कंपनी भी होगी, लेकिन फार्मा में अगर छोटी कंपनीज हैं, सप्लायर्स हैं, ये जेनरिक ड्रग्स की मैन्युफैक्चरर हैं, तो उनको बेनिफिट हुआ होगा। श्योर इट इज अ सर। फंक्शन ऑफ बैलेंस शीट, सेक्टर परफॉर्मेंस। तो उसमें सबने अच्छा किया है अगर उनके सेक्टर ने अच्छा किया है। तो ओवरऑल जो कंपनी की बैलेंस शीट है, कंपनी का जो काम है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है आज की सिनेरियो को देखते हुए। क्योंकि हमने देखा फार्मा हो, चाहे डिजिटल स्पेस में देखें, तो वहाँ भी कंपनीज़ अच्छा कर रही हैं। आईटी की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। तो ये सभी सेक्टर्स जो हैं, उनमें हम भले देख सकते हैं कि आने वाले दिन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सी बहुत सारे कंपनीज ने, मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारी कंपनीज ने अपने डेट को रिप्लेस किया है विद अ बेटर इंटरेस्ट रेट। तो अगर कुछ कंपनीज का इंटरेस्ट रेट पहले 9% या 9.5 या 10% पे था, आज उन्होंने अपने डेट को रिप्लेस किया है 7.5 पे या 8% पे। गुड कंपनी। एंड इफ यू टॉक ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज विच आर डूइंग रियली गुड, उन्होंने तो और भी सस्ते में लोन रिस्ट्रक्चर किया अपना। सो अगर उनका बिजनेस अफेक्ट हुआ है कहीं पे, तो उन्होंने अपनी कॉस्ट को एफिशिएंसी बढ़ाई है। सो दे आर स्टिल देयर। सो अगर कहीं उन्होंने लॉस किया, कहीं उन्होंने बेनिफिट करवाया अपना, कि उन्होंने डेट रिप्लेसमेंट किया है विद अ बेटर एंड एफिशिएंट रेट। तो ये चीजें ऐसी होती हैं जो आपको एकदम नहीं पता चलेंगी, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू कम एंड टेल इन द पब्लिक के मैंने अपना डेट चेंज कम कर दिया, ये कर दिया। ये उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होगा और दिखेगा कि हाँ उनकी टॉप लाइन तो कम हुई, बट उनकी बॉटम लाइन में इंटरेस्ट जो उनका आउटफ्लो था कंपोनेंट, वो कम हो गया और वर्क फ्रॉम होम में उनके रेंटल्स कम आ गए, तो वहाँ पे इनको बेनिफिट हो गया। तो फिर हमें लगता है कि अरे यार ये पेंडेमिक में ऐसा था, लेकिन ये कंपनी तो कह रही है कि हमारा ये बॉटम लाइन तो ठीक हो गया थोड़ा सा। हाउ इज इट पॉसिबल? सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो इन डिटेल्स एंड डिटेल्स ऑफ द बिजनेस एंड द सेक्टर। एंड जनरली वो कोरोना आ गया या सर्कुलर आ गया, खाली वहाँ तक नहीं सुनना है। कोरोना में आखिर क्यों होता है, कैसे होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, वो भी जानना जरूरी है। और वैसे ही है कि सर्कुलर क्यों आ गया, तो इसका क्या होगा और आगे कैसे करना है, पहले उसको जानिए, देन टेक अ रिएक्शन। बहुत सही, बिल्कुल सही बात कही है सर आपने। और बहुत अच्छे से आपने समझाया है इस पूरे कॉन्सेप्ट को, सेबी का जो सर्कुलर था, उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए। आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं, जब वो ये एपिसोड देखेंगे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और ये समझ में भी आएगा कि जब रेगुलेटर के एंड से कोई नया सर्कुलर आता है
या कोई नई बात सामने आती है, कोई रेगुलेशन चेंज की बात आती है, तो उसे समझना पहले ज़रूरी है और रिएक्ट करना बाद में। और आई एम श्योर कि इस एपिसोड को देखने के बाद, इस शो को देखने के बाद काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन्स इन्वेस्टर्स के दिमाग में थी, वो भी क्लियर हुए होंगे। माय प्लेजर। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस एंड शेयरिंग ऑल दिस माइंडफुल कन्वर्सेशन और थैंक यू सो मच सर एक बार फिर से। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।